बात की थी इससे पहले पैस फैक्टर के हवाले से आप दोस्तों से, तो ईद से पहले से लेके अब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। तो मैं आपको ज़रा याद दिलाता चलूँ कि हमने पैस फैक्टर के हवाले से क्या क्या डिस्कस किया था। देखिए, पैस फैक्टर में सबसे पहली जो चीज़ हमने ज़ेरे बहस लाए थे वो पी फैक्टर थे। पी जो है ये पॉलिटिकल फैक्टर थे। पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमने जो है वो पॉलिटिकल और लीगल दोनों इकट्ठे किए थे। उसके बाद एस स्टार्ट कर दिया था हमने, जो सोशल है, और सोशल के अंदर हमने सोशल एंड डेमोग्राफिक दोनों किए थे। और इसके अंदर ही हमने जो है इकोलॉजिकल फैक्टर ऐड किए थे। इकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनका ताल्लुक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और बाकी चीज़ों के साथ होता है, तो ये फैक्टर डिस्कस किए थे। टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था और हमने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल आखिर में रख दिया था, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर पहले भी आप किसी कोर्स में इकोनॉमिक का पूरा कोर्स पढ़ चुके थे। तो मैंने कहा था कि इकोनॉमिक फैक्टर को मैं क्विक रिव्यू देना चाहूँगा, लेकिन रिव्यू में तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्टर को इंक्लूड करना चाहूँगा। तो मैंने इस हवाले से ये प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जिसको हमने 53rd प्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप अपने लिए। तो 53rd प्रेजेंटेशन में जो टॉपिक शामिल किए थे उनकी एक लंबी लिस्ट आपके सामने है, जिसके अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का जिक्र किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, और आई थिंक एग्रीगेट डिमांड तक हम पहुंच गए थे। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। मैं आज इनको रिव्यू करते हुए चलता हूँ एक दफ़ा। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने कहा था कि 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के। इसके अंदर जो सबसे पहला इशू होता है वो होता है ग्रोथ का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हर कंट्री चाहता है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं। जब ये ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती है, यानी ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। और ज़्यादा लोगों का एम्प्लॉयड हो जाना मतलब यही है लेस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट निस्बतन कम हो जाती है। जब ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं तो अल्टीमेटली मोर गुड्स मींस मोर सप्लाई, ज़्यादा सप्लाई होगी। ज़्यादा सप्लाई से खरीदी भी जाएंगी चीज़ें ज़्यादा और बेची भी जाएंगी, जिससे इन्फ्लेशन जो है आपका कंट्रोल होगा। अच्छा, इन्फ्लेशन के साथ साथ एक चीज़ आ जाती है जिसको आप कहते हैं कि गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी इकोनॉमी तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है वो फेवरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो बढ़ना चाहिए। अच्छा जीडीपी जो होता है वो आम तौर पे 4.5% से ज़्यादा होना चाहिए। 4.54 या 4.5% से ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, ये अच्छा है। अच्छा, और एक और बड़े मज़े की बात ये है कि अगर जीडीपी 3% तक हो तो हम इसको ग्रोथ नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि इकॉनमी के अपने भी डेप्रिसिएशन होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ 4 या 4 से ज़्यादा हो तो वो अच्छी है इकॉनमी की ग्रोथ के लिए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन बहरहाल आपके जहन में ये होना चाहिए कि जीडीपी एक मेन की है, अगर इसमें इजाफा होगा तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। यहाँ पे आपके सामने जो सवाल रखा था आप आंसर ना दें इसलिए कि पहले हो चुका है।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, तो हमने कहा था कि सी ऑप्शन लोअर टैक्सेस इसमें शामिल नहीं है। जो 4 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं उसके अंदर ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। उसके बाद सवाल इसी को रिपीट किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसके अंदर जो था बैलेंस ऑफ ट्रेड गलत था, असल में एक्चुअली होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। ये भी वही सवाल था कि इनकरेज करे इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है जी, और इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये है कि अचीवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्टैग्नेशन शामिल नहीं होना चाहिए था इसके अंदर, तो ये गलत था। उसके बाद यही सवाल हमने रिपीट किया था मल्टीपल टाइम, कई एग्जाम में आ चुका है कि ग्रोथ क्या मैटर करती है और बाकी चीज़ें, तो इसका सही आंसर जो था वो डी था, यानी आपका यू कैन से 2 इसमें जो है आप कह सकते हैं मनी सप्लाई को शामिल नहीं होना चाहिए और क्रिएशन ऑफ सरप्लस, ये दोनों ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सेप्शन थे। अब जहाँ ग्रोथ की बारी आती है, तो ग्रोथ का जो मसला है इसके अंदर हमने जो बात की थी वो ये की थी ग्रोथ के अंदर हमने ये बात की थी कि ग्रोथ का मतलब ये है कि ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएं, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड की जाएं, खरीदी जाए और इस्तेमाल की जाएं, और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएं, तो ये ग्रोथ है। इसके साथ साथ अगर आप कहें कि ग्रोथ में हर चीज़ पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव भी नहीं है, ग्रोथ में कुछ नेगेटिव बातें भी आती हैं, और उसकी इनिशियल स्टेज पे पर्टिकुलरली होता ये है कि इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाता है, एक्सीड करता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो आम लेमैन है उससे सिर्फ जॉब मिलती है, आम लेमैन को सिर्फ गुज़र-औक़ात का पैसा मिलता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ज़्यादा अर्न करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जबकि जो बाकी लोग हैं वो कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते। दूसरी तरफ इसमें गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जो है बढ़ता है शुरू में, कि अमीर अमीरतर हो जाता है, गरीब सिर्फ बेसिक नीड्स तक महदूद रहता है। तो गरीब को जो है बेसिक नीड्स ही मिलती हैं, यानी जॉब मिल गई, बेसिक नीड्स मिल गई, लेकिन अमीर की जो वेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, जिससे अमीर और गरीब का जो आपस में गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अल्टीमेटली जब वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो एक ग्रुप ऐसा होता है जो इंपोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है, वो हर चीज़ जो है इम्पोर्टेड इस्तेमाल करता है, और इसकी वजह से इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है, तो इंपोर्ट्स में भी इजाफा होता है। तो ये ग्रोथ के कुछ नुकसानात भी हैं, और यूज़ ऑफ डीमेरिट्स गुड्स भी बढ़ता है, ठीक है जी, जैसे कि स्मोकिंग ज़्यादा बढ़ती है, जो है इसी तरह आप देखते हैं लोग शीशा पीना शुरू कर देते हैं, नुकसान भी करते हैं लोग अपना, बियर भी, इस तरह की चीज़ें भी। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी चाहिए कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक खातिर ख्वाह फ़र्क होता है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ सिर्फ जीडीपी में इजाफा होता है, ग्रोथ का मतलब सिर्फ जीडीपी में इजाफा होता है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो ये ग्रोथ है। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट लेकर चलते हैं वो डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये है कि जो नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, इसके जो डेवलपमेंट या आप कह लीजिए ग्रोथ के जो फ्रूट्स हैं, ग्रोथ के जो फ्रूट्स हैं ये आम आदमी के लिए भी, एक आम आदमी के लिए भी दस्तयाब हो, एक कॉमन मैन भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके, यानी उसकी भी इनकम में इजाफा हो, वो भी ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा सर्विसेज खरीद सके और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सके। दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि गरीब और अमीर का फ़र्क जो है वो कम होना चाहिए, तो इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। ग्रोथ में सिर्फ कौम के पास दौलत आती है, मैटर नहीं करता कि दौलत पूरी कौम के पास आ रही है या चंद फैमिलीज के पास आ रही है।
ग्रोथ मैटर करती है, डेवलपमेंट मैटर करती है कि तमाम लोगों में दौलत मुसावियाना तकसीम भी हो रही हो। मुसावियाना से मुराद यहाँ पे है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मतलब नहीं। उसके बाद ये है कि चेंज इन वे ऑफ थिंकिंग, लोगों के सोच में फ़र्क आना चाहिए और उन्हें साइंटिफिक वे में सोचना चाहिए। और साइंटिफिक वे में सोचने का मतलब ये है कि सोच जो है वो ये ना हो जैसे कि लोग जो हैं बहुत अरसे से डॉगमास पे बिलीव करते हैं। मिसाल के तौर पे काला जादू, ब्लैक मैजिक, इसी तरह टैबूस, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स। कौवा बोलेगा तो मेहमान आ जाएगा, बिल्ली रास्ता काटेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, शीशा टूटेगा तो कोई बुरी बुरी बात होगी, बाईं आंख फड़केगी तो इसका ये मतलब होगा। ये तमाम मिथ्स हैं, ये तमाम जो हैं ये डॉगमास हैं। तो होना ये चाहिए कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, लोगों में डॉगमास जो है वो एलिमिनेट होते जाएं, ये ख़त्म हो जाए। इसकी जगह लोग जो हैं वो साइंटिफिक बुनियादों पे सोचें। दे शुड थिंक लाइक साइंटिफिकली। अगर किसी के मार्क्स कम आए हैं तो उसकी वजह है कि उसने एफर्ट कम किया है या उसने मेथड गलत इस्तेमाल किया है, जादू टोना खत्म हो जाए। और फिर इसके साथ साथ लोगों में एक सेल्फ एस्टीम, इकोनॉमिक सेल्फ एस्टीम अलाइव हो। उसकी वजह यह है कि जो लोग डेवलपमेंट जो कौमें करती हैं, तो उसके मुतालिक जो है मशहूर राइटर है इकोनॉमिक्स में, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के राइटर हैं, इनका नाम है माइकल पी टुडेरो। माइकल पी टुडेरो लिखते हैं कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो हमेशा सोचती हैं इस तरह से कि यूसी जो दौलत है वो तो हमारे पास होगी, लेकिन हम किसी से एड नहीं लेंगे, हम किसी से हेल्प नहीं लेंगे, हम अपनी मदद आपके तहत खड़े होंगे और अपना नेशनल इमेज जो है उस पर सौदा नहीं करेंगे, नेशनल इमेज को ख़राब नहीं करेंगे। तो बस मांगना ख़त्म, फ़कीरी ख़त्म और मेहनत शुरू। तो ये कौमों में जब ये सोच डेवलप होती है तब डेवलपमेंट होती है। ये बिल्कुल नया थॉट है। इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, वो आर्टिकल्स मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक्स को मिलाते हैं। उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक मोटिवेशन, के कौमों में इकोनॉमिक मोटिवेशन आ जाती है। और एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो कहते हैं कि चेंज एजेंट्स काम करते हैं, चेंज एजेंट्स काम करते हैं जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ इकोनॉमी में लेके आते हैं और वो नए नए ब्रांड्स और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और वो ब्रांड्स को इन्हांस करते हैं और इस तरह वो इकोनॉमी को एक अपलिफ्ट देते हैं। तो ये एक सोच है मुस्बत और बिल्कुल लगती भी ठीक है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए क्वांटिटेटिव डाटा से इस बात को साबित भी किया है। तो बहरहाल मैं इसमें ज़्यादा तफसील में और नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये सवाल भी पहले हो चुका है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। देखिए आगे बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है आपकी मुस्बत सोच का और आपकी मुस्बत तवक्कात का। जितनी आपकी तवक्कात मुस्बत रहेंगी, आप पॉजिटिव सोचेगी कौम पूरी की पूरी, उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि देखिए सोच यहाँ जो आपके थॉट्स हैं उनका पॉजिटिव होना, बीइंग एज अ नेशन आपका ऑप्टिमिस्टिक होना बड़ा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि कंज्यूमर के पास ग्रेटर कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड करता है। देखिए जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस भी नहीं किए जाएंगे, लिहाजा कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस होगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा। जब वो डिमांड ज़्यादा करेगा तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर भी क्या करेगा, बिजनेसेस में भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और इस तरह से इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा इक्विपमेंट लगाया जाएगा और एंटरप्रेन्योरल एफर्ट भी बढ़ेगी। तो ये है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। अगर इकोनॉमी में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सवाल ये है कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए
सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है मुल्क में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, डिजास्टर्स होंगे, तो कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगा, इससे स्टॉक एक्सचेंज भी गिरेगी, बिजनेस के हालात भी खराब होंगे। लिहाजा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक एक्सपेक्टेशंस के साथ है। इसके आगे अगर आप बात बढ़ती है तो हम जाते हैं यूसी एग्रीगेट डिमांड की तरफ। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो है, दैट इज द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द होल नेशन। किसी भी नेशन की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो 4 एजेंट्स पर मुश्तमिल है। 4 इम्पोर्टेंट एजेंट्स, 4 इम्पोर्टेंट एजेंट्स। तो इसके अंदर 4 इम्पोर्टेंट एजेंट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। ये इम्पोर्टेंट एजेंट्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो आते हैं आपके, देखिए एजेंट्स क्या होते हैं वो तो आप जानते हैं, जैसे कि आप अपने घर के एजेंट हैं, मेंबर हैं, इसी तरह डिसीजन में इन्वॉल्व हैं आप अपने घर के। इसी तरह यहाँ 4 इम्पोर्टेंट एजेंट्स हैं जो किसी इकोनॉमी के फैसले करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है ये होती है हाउस होल्ड की तरफ से, हाउस होल्ड्स की तरफ से, और हम इसको जो है वो कहते हैं कंजम्पशन स्पेंडिंग, इसलिए हम इसको सी से डिनोट करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो करते हैं आपके बिजनेसेस। सो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज फ्रॉम द बिजनेसेस। इसके लिए हम आई चूज करते हैं। जो तीसरी चीज है वो है आपकी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है, गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डैम्स बनाती है, पावर प्रोजेक्ट्स लगाती है, तो इससे भी डिमांड बढ़ती है। तारकोल चाहिए, स्टील चाहिए, कंक्रीट चाहिए, ठीक है जी, मिक्सर्स चाहिए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट है हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है जी। तो जैसे आप देखते हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी सी डिप्रेस्ड है, तो डिप्रेस्ड है तो इसका एक बड़ा आसान हल ये है कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, इसकी गवर्नमेंट को बड़े 2-4 प्रोजेक्ट शुरू कर दे। बेशक एक सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू कर दे, कोई और प्रोजेक्ट शुरू कर दे, तो फौरी तौर पे पैसा लोगों की जेब में जाना शुरू हो जाएगा और उससे जो इकोनॉमी का डिमांड है वो बढ़ेगा और इससे दोबारा जो है वो ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो ठीक है कि आप ये कहेंगे जी पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन बात ये इकोनॉमी चलती सारी गोरख धंधे पे है। यानी इसके अंदर बिहाइंड क्या सीन है सब जानते हैं कि अमेरिका के डॉलर के पीछे कितनी को पावर है, कितना कुछ सोना है अमेरिका के पास, हर एक जानता है। तो ये बेहतर ये है कि प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं ताकि मजदूर की जेब में पैसा जाए। प्रोजेक्ट से मजदूर की जेब में पैसा जाता है, तो अगर मजदूर की जेब में पैसा जाएगा तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करना या उसकी जो डिमांड है बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, यानी फॉरेन बायर, फॉरेन बायर, तो अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं अपनी XN, तो इससे भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो XN जो है ये आमतौर पे लिखा यूं जाता है XN, इसमें से X माइनस M किया जाता है। एक्चुअली होता ये है कि हम इसको कहते हैं एक्सपोर्ट से हमें पैसा मिलता है, तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स में से इंपोर्ट बिल माइनस कर दिया जाए। जैसे कि आप यूं समझ लो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, बाहर से डॉलर आता है, तो ये फर्ज करो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। इन एक्सपोर्ट्स में से मैं ये इंपोर्ट का हिस्सा निकाल देता हूँ। ये इंपोर्ट जो है ये हमारा बिल होता है, तो इंपोर्ट के बदले हमें बिल देना पड़ता है, तो इंपोर्ट बिल हम माइनस कर देते हैं।
तो बाकी जो बच जाएगा ये सरप्लस, ये आपकी होंगी नेट एक्सपोर्ट्स, तो ये नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगी आपकी। ठीक होगी बात। तो आप यहाँ x माइनस एम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है हम इसको y से अगर डिनोट करें तो इट इज y इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन, ये बन जाएगी आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एग्रीगेट डिमांड। तो इसको हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं। सो ये हो गया जी, क्लियर आपको। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं ये थोड़ा सा अरेज किया है, वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड जो है जितनी इंक्रीज होगी उतनी हमारी नेशनल इनकम में इजाफा होगा। और लेकिन इसके अंदर जो इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं वो 3 चीज़ों में लग सकते हैं। या तो गवर्नमेंट अपने अखराजात बढ़ाए, जैसे मैंने अभी कहा बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाए, या बाहर से या लोकल लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से भी इकोनॉमी को इंजेक्शन लगेगा। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी इन्वेस्टमेंट ही होते हैं, इससे भी हो सकता है। या हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए तो ये भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन होगा। अभी 4 बड़ी इकोनॉमीज हैं जिनके अंदर ये हुआ है, जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है। तो वहाँ एक्सपोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग इजाफा हुआ है और एक्सपोर्ट में इजाफा होने की वजह से इकोनॉमी में बहुत बड़ा ग्रोथ आया। इसलिए हम तीनों को ही इंजेक्शन कहते हैं। इसकी मदद से इकोनॉमी की जो ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो उसामा कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो सरप्लस आएगा, इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो डेफिसिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब बात हम ये कर रहे थे कि यहाँ पे ये जो बात है इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं, सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट समराइज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी। इसमें से क्या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है, समराइज करती है एक्सपेक्टेशंस ऑन कंट्रीज इकोनॉमी। तो देखिए, अगर मैं इसको यूं कहूं कि आप इसको इस एंगल से देखें कि यू सी एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स नो इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये तो बात ही गलत हो जाएगी, ये तो होनी नहीं चाहिए। यानी एक्सपेक्टेशन से तो बढ़ना चाहिए इसको। इफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टिंग सिटीजन्स इनकम, तो ये तो गवर्नमेंट का एक एरिया, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। कंपनी एक्सपेक्ट नहीं, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं। पीपल कलेक्टिवली एक्सपेक्ट इकोनॉमी टू डेवलप, लोग मिलकर तवक्को करें, पूरी कौम के लोग तवक्को करें कि इकोनॉमी डेवलप होगी। इट विल एक्ट इन अ मैनर ऑफ फैसिलिटेटिंग चेंज। तो इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये है ग्रोथ। इसलिए आमना सदाकत, मियां अरसलान, सना जावेद, सलमान अली, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है कि डी ऑप्शन हमें पिक करनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सवाल और है, इंजेक्शन टू एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में कौन से इंजेक्शंस लग सकते हैं जो इंजेक्ट किया जाए, जिन्हें बढ़ाया जाए तो इकोनॉमी में ग्रोथ हो। तो अगर आप ये कहें कि किनको बढ़ाया जाना चाहिए, तो हमने अभी बात की है कि किसी इकोनॉमी में अगर आप क्या बढ़ा दें, 3 चीजें हैं। एक, इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर दें। ये इन्वेस्टमेंट जो है ये चाहे आपके लोकल बिजनेसेस करें या बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ जाए। दोनों सूरतों में इंजेक्शन है इकोनॉमी। इसी तरह अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात जो है उसमें इजाफा करे और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उनको पिक कर ले, तो इस लिहाज से सलमान अली, मियां अरसलान, मंसूर, उसामा, रोशान, अदन, आमना, सना जावेद, आमिर, ये सब ने बी आंसर दिया है। लेकिन मेरे नज़दीक इसका करेक्ट आंसर नहीं, इसमें से मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इंजेक्शन होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से होगा और एक्सपोर्ट बढ़ाने से होगा। ठीक है। अच्छा, तो
इसमें बी गलत इसलिए कहूंगा कि कंजम्पशन इंजेक्शन नहीं होती, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को हम अलहदा कर देते हैं, वो सिर्फ डिमांड होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, इन तीनों में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई का इफेक्ट होता है, यानी सप्लाई बढ़ती है चीजों की। तो इसलिए इन तमाम चीजों से यानी तीनों से इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जबकि कंजम्पशन से सिर्फ और सिर्फ डिमांड बढ़ती है। इसलिए हाउस होल्ड को मैं शामिल नहीं करूंगा, यानी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को मैं शामिल नहीं करूंगा। सी को मैं पिक करूंगा कि मेरे नजदीक करेक्ट ऑप्शन। अब आगे आ जाते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इन्फ्लेशन जो है इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डिमांड कर रहे हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ये बहुत ज्यादा चीजें हम डिमांड कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिमांड कर रहे हैं, जबकि सप्लाई उतनी नहीं है, यानी टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो यहाँ मनी और गुड्स का मुकाबला है। अगर मनी ज़्यादा हो जाए, गुड्स कम हो जाए, तो अल्टीमेटली उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, और उनकी प्राइसेस के बढ़ने को हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। देखिए, सवाल ये है कि हम इन्फ्लेशन किसको कहते हैं। यहाँ हमारे जहन में एक बात होनी चाहिए, इन्फ्लेशन हम ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जहाँ हमारा जो है वो जर्नल प्राइस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ये जर्नल प्राइस लेवल जो है इसमें इजाफा हो, और ये इजाफा हमारे नज़दीक जो है वो 2% से ज़्यादा होना चाहिए। 2% से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि अगर 2% या 2 to 3% तक ये है तो हम इसको ग्रोथ साइन कंसीडर कर सकते हैं कि इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि 2% या उससे ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा हो, और ये फॉर द होल ईयर रहे, सारा साल रहे, तो फिर ये इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर किसी एक माह के लिए कीमतें बढ़ी, जैसे हमारे मुल्क में चीनी जो है वो बड़ी, फ़र्ज़ कीजिए कि मई में 45 से एकदम 80 रुपये हो गई, और अब अगर नवंबर दिसंबर में आके दोबारा फिर वो 45 या 50 पे चली जाती, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन नहीं है, वक्ती तौर पे डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आया था और मुल्की इंडस्ट्री या इकोनॉमी ने उसे खुद ही एडजस्ट कर दिया, तो ये इन्फ्लेशन नहीं। इन्फ्लेशन तब है कि अगर ये 2% या उससे ज्यादा है, 2% या उससे ज्यादा है, और पूरा साल रहता है, पूरा साल रहता है। लेकिन सवाल ये है कि इन्फ्लेशन की दो बड़ी वजूहात होती हैं आमतौर पे, तो ये दो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, जनरल प्राइस लेवल में इजाफा हो 2 या 2 से ज्यादा और पूरा साल रहे, तो फिर ये इन्फ्लेशन है। लेकिन इन्फ्लेशन की दो बड़ी वजूहात होती हैं, कॉजेज होती हैं। सवाल ये है कॉजेज कौन कौन सी होती हैं। देखिए, आपने डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस जरूर पढ़ा होगा। डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के मुताबिक कीमत बढ़ने की दो वजूहात होती हैं आमतौर पे। एक वजह ये होती है कि अगर मेरी इस डायग्राम में इस तरफ प्राइस है और इस तरफ क्वांटिटी है, ये मेरा डिमांड कर्व है और ये मेरा सप्लाई कर्व है, तो प्राइस जो है मेरी वो P1 है, फर्ज की। डिमांड बढ़ने की एक कंडीशन हो सकती है, और वो कंडीशन क्या हो सकती है? वो कंडीशन ये हो सकती है कि डिमांड कर्व राइटवर्ड चला जाए। यानी राइटवर्ड डिमांड कर्व जाने का मतलब ये है कि डिमांड में इजाफा हो जाए। तो डिमांड कर्व मेरा राइटवर्ड चला गया, यानी प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा हो गया। तो डिमांड में जब इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली प्राइस लेवल भी इंक्रीज कर गया।
इस अमल को आम तौर पे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। हम इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर किसी लेवल पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, इनिशियल डायग्राम वही वाला मैं रखता हूँ, इस तरफ क्वांटिटी है, इस तरफ प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये आपका P1 प्राइस हो गया। फर्ज कर लीजिए कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि डिमांड वही रहती है, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई में कमी आ जाती है। अगर सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड आ जाएगा। सप्लाई कर्व अगर लेफ्टवर्ड आता है सप्लाई कर्व अगर लेफ्टवर्ड आता है तो भी प्राइस में इजाफा हो जाएगा। तो सप्लाई का कम होना जो है, इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड का बढ़ जाना डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, सप्लाई का कम हो जाना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि डिमांड का बढ़ जाना डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और सप्लाई का कम हो जाना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो देखिए उसामा, आपके कुछ सवालात ऐसे हैं जिसपे मुझे ये लगता है कि कहीं आपका इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली मैक्रो का कहीं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए इस मसले में मेरे पास एक हल है और वो हल ये है कि आप ये कर लें कि if you have time and you want to make anything clear, so you may call me on this number. You may call me on this number. आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लें, लेकिन कॉल ज़रा कीजिएगा मेरे फारिग औकात में, जैसे मैं रात को 10 साढ़े 10 के बाद ज़रा देखिएगा। मैं आपको टाइम दे दूंगा और आप मेरे साथ इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी बहस कर लें, आर्गूमेंटल बात कर लें। तो इससे मुझे लगता है कि हमारा जो आपका इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यू मे कॉल मी। आप मुझे या तो व्हाट्सएप कॉल दे दीजिएगा या आप मुझे जो है वो डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मुझे मिस कॉल देके मैसेज दे देंगे तो फिर मैं देखूंगा, अगर जब मेरे पास टाइम होगा मैं कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी मेरे साथ बात कीजिएगा, मैं ठीक कर सकता हूँ। जो बात आप कह रहे हैं मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंटरैक्टिव बात करें। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए एक तरफ या तो डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो फिर ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर ये प्राइसेस जो हैं वो सप्लाई के कम होने से बढ़ गई हैं तो फिर ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सवाल ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्यों है। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी वजह होती है एक फजूल खर्च किस्म का मुआशरा। एक ऐसा मुआशरा जो इंतहाई फजूल खर्च है और जिसमें दिखावा बहुत ज़्यादा है। एक इंसान खर्च करता है तो दूसरा भी जो है वो खर्च ज़्यादा करना चाहता है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है जी, तो अगर इस तरह का मुआशरा होगा तो अल्टीमेटली इसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है वो रुक जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें कि आपके मुआशरे में नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, वो होते तो मजबूरी है। जैसे हमने बहुत बड़ी आर्मी रखी हुई है तो आर्मी कोई प्रोड्यूस तो नहीं करती, हाल दो के मसला ये कि हमारे दुश्मन ज़्यादा है। अच्छा,
इसी तरह हमने बहुत बड़ी फौज रखी हुई है मिनिस्टर्स की, यानी इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है इसके मिनिस्टर्स की तादाद जो है 60 तक है, यानी 50 से 60 मिनिस्टर्स हैं। एक मिनिस्टर्स के लिए कम से कम 20 गाड़ियां चाहिए, कम से कम उनके लिए एक मिनिस्टर के लिए 200 पुलिस वाले चाहिए दिन और रात उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और फिर उनको घर, गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ देना पड़ता है। अब 200 गाड़ियां हैं तो 100 गाड़ियां दी होंगी तो 100 ड्राइवर भी देने पड़ेंगे आपको, तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। और ये एक्सपेंडिचर से कोई प्रोडक्शन नहीं होती, जीरो प्रोडक्शन है, इससे सिर्फ डिमांड बढ़ती है, डिमांड कम नहीं होती। इसमें से हर बंदे ने आपसे मांगना ही है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करनी। हाँ अलबत्ता इसके अंदर एक निज़ाम है जो मुझे थोड़ा सा इंस्पायरिंग सिस्टम है, वो हर हम उस कंट्री को पसंद तो नहीं करते, वो है इसका आपका इजराइल का निज़ाम है, इजराइल स्टेट का। उसका निज़ाम ये है कि जो आर्मी है वो फार्म हाउसेस चलाती है और उस फार्म हाउसेस से पूरी कौम के लिए मीट और जो है वीट प्रोड्यूस करती है। जितना बॉर्डर एरिया है वो सारा जो है वो फौज जो है वो कल्टीवेट करती है वहाँ पे। और वहाँ पे एक और सिस्टम ये भी है कि जो सोल्जर्स हैं या जो पढ़े लिखे सोल्जर्स हैं वो स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, क्लरिकल स्टाफ भी हो सकते हैं, तो वो सारा साल काम करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट के बनाए हुए सॉफ्टवेयर हाउसेस में, और वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के इदारे भी हैं फौज के, उनमें काम करते हैं। और जब जंग की ज़रूरत पड़ती है, हालत जंग में, वो मैदान जंग में आ जाते हैं। तो मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट सिस्टम है, और बल्कि ये इस्लाम के बड़ा करीब सिस्टम है। तो ये बेस्ट सिस्टम है कि एक इफेक्टिव आर्मी हो, रेलवे भी रन करे, एयरलाइन भी रन करे और उसमें से कमाए और अपना खर्चा पूरा कर ले, तो ये बड़ा बेस्ट है। अच्छा, अब इसमें यह है कि मसला ये है कि अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल किस तरह करेंगे, तो हम जरा इस बहस से निकल के आते हैं और देखते हैं कंट्रोल कैसे करें। देखिए, एक तो ये है कि ये लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, जो चीजें डिमांड कर रहे हैं उन पर टैक्स लगा देते हैं। एक तो उससे हमें आमदनी मिलेगी जिसको हम गरीबों पर खर्च कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट अपने अखराजात कट करेगी, सीधी बात है। एक प्राइम मिनिस्टर हो या एक प्रेसिडेंट हो, उसके साथ 4 6 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग मिलके गवर्नमेंट चलाएं, तो एक मुख्तसर सी कैबिनेट होनी चाहिए। उसके साथ ये है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दें, शरह सूद बढ़ा दें। इसमें ये नहीं कि ये भी हो सकता है कि आप इंटरेस्ट रेट ओवरऑल बढ़ाएंगे तो लोग जो हैं वो बैंक से पैसा कम लेंगे ना, तो पैसा कम लेंगे तो अखराजात भी कम करेंगे। तो इसमें एक तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ा दें, इसका बड़ा फायदा है। लेकिन दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ एक ये भी अमल कर सकते हैं, शरह सूद को बढ़ाने के साथ साथ, कि मुख्तलिफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दें, इन्वेस्टर के लिए कम कर दें, कंज्यूमर के लिए ज़्यादा कर दें। तो इससे भी ये कंट्रोल हो सकता है और हम इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो अमल है या दूसरी जो बात है, ये तो हो गया आपका डिमांड पुल, जो जिसमें डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा जो मामला है जिसमें सप्लाई कम हो जाती है, ये वाला सप्लाई शॉर्टेज वाला, जिसको आप कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हो। कास्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है जी? कास्ट पुश इन्फ्लेशन में ये होता है कि आपके मुल्क में रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, आपके मुल्क में जो है वो सैलरीज और वेजेस बढ़ जाती है मजदूरों की, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। अच्छा, एनर्जी प्राइसेस यानी इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल महंगा हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल महंगा हो गया तो अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मैन्युफैक्चरर एक्टिवेट ही नहीं करते। वो कहते हैं यार बीज इतना महंगा है, पानी के लिए ट्यूबवेल चलाना है, वो बिजली इतनी महंगी है, तो हमारी तो कॉस्ट ही पूरी नहीं होती, लिहाजा वो ज़मीनें बंजर कर दी उन्होंने। इसी तरह छोटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के इदारे वो बंद पड़े हुए हैं। आप स्विच भी लेना हो तो भी चाइना का मिलता है। उसकी वजह ये है कि अपने मुल्क में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़ा दी है कि हम मीट ही नहीं कर सकते इन चीज़ों को। इसी तरह अगर आप देखें तो जो प्राइसेस है फ्यूल की इतनी ज़्यादा ले गए हैं, डीजल महंगा किया हुआ है, पेट्रोल महंगा किया हुआ है, तो इससे कॉस्ट पूरी नहीं होती। तो जब कॉस्ट पूरी नहीं होती और दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस कंज्यूमर बढ़ाने नहीं देता, वो एक हाथ से ऊपर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो इससे आपका प्रॉफिट जो है कम हो जाता है। और जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो दिस लीड्स टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोडक्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है।
जब आप प्रोडक्शन में लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो अल्टीमेटली इससे सप्लाई आपकी शॉर्टफॉल कर जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये इसके जो है वो इम्पैक्ट आ जाते हैं। उसामा, जो आपका सवाल है इसका फुल पीक का, ये मैं बिजनेस साइकिल में जाके दूंगा तो आई कैन मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। तो अभी उस टॉपिक में चलते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है हम कहते हैं कि जी कॉस्ट बढ़ गई है इसकी, ये इसकी वजह है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जी सोचना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिजली सस्ती दे दी जाए, फ्यूल और गैस की प्राइसेस कम कर दी जाए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे आ सके, उनकी कॉस्ट मीट हो सके। अब इसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को आप इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का नाम भी दे सकते हैं। ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इस सूरत में बनेगा अगर हम मटेरियल बाहर से ला रहे हैं। तो अगर हम मटेरियल बाहर से ला रहे हैं और हमारी करेंसी जो है वो चेंज होती है, उसकी वैल्यू, तो इससे भी एक इन्फ्लेशन पैदा होता है जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। कि फर्ज कीजिए मैं एक कैल्शियम की गोली प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है जी, एक कैल्शियम की गोली मैं प्रोड्यूस करता हूँ। इस कैल्शियम की गोली में विटामिन सी और इम्पोर्टेंट केमिकल हैं जो बाहर से मैं मंगवाता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। ये $1 का मटेरियल एक टैबलेट में लगता है। तो $1 का मटेरियल एक टैबलेट में लगता है, तो पहले डॉलर था 102 रुपए का, तो मैं 102 रुपए में 10-12 रुपए अपनी कॉस्ट डाल के 115 रुपए में टैबलेट बेच रहा था, 115 रुपए में। अब जब डॉलर जो है वो हो गया 165 रुपए का, अब जब मैं इसमें 15 रुपए अपने ऐड करता हूँ कॉस्ट के, तो ये, या 12 रुपए ऐड करता हूँ, तो ये गोली चली जाती है 180 रुपए में। अब 180 रुपए में ऑब्वियसली इस लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, कि टैबलेट जो 115 की थी वो चली गई है कितने पे, 180 रुपए पे। उसकी वजह ये कि डॉलर महंगा हुआ है, इसको हम कहेंगे ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो इससे महंगाई और बढ़ती है, और फिर जाहिर बात है लोगों बेचारे के पास एक ही हल है कि वो हकीम के पास चले जाएं, और क्या हो सकता है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि इसका जो अल्टीमेट इकोनॉमी का सलूशन है वो ये है कि वो अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करें। जब आप एक्सपोर्ट में इजाफा करेंगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू बेटर होगी, जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो एक्सपोर्ट में इजाफा होना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए, ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। तो बहरहाल अगर इम्पोर्ट्स पे ऊपर बेस करेंगे तो आप कहते हैं ये हल क्या बताते हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे ये कहते हैं जी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन दरियाफ्त करें। आप क्या खुद मुल्क में इतना सिट्रस होता है, उससे विटामिन सी एक्सट्रैक्ट खुद कर लें, ठीक है जी। करेंसी की वैल्यू जो है उसे आप कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ताकि आप इसको बैलेंस मेंटेन कर सकें। एक और इन्फ्लेशन जो है इसको कहते हैं वेज प्राइस इन्फ्लेशन। वेज प्राइस इन्फ्लेशन जो है ये कुछ इस तरह का इन्फ्लेशन होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक वेज प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, कि जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो वर्कर कहते हैं प्राइसेस बढ़ी हैं, हमारी वेजेस में इजाफा करो। हम उनकी वेजेस में इजाफा कर देते हैं। अच्छा, वेजेस में इजाफा करने से इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैसा भी किस में ऐड हो जाता है, कॉस्ट में जाके। कॉस्ट में जब ऐड होगा तो अल्टीमेटली प्राइसेस और बढ़ेंगी, वो फिर हमारे पास आएंगे, हम फिर वेजेस बढ़ाएंगे, फिर वो कॉस्ट में ऐड होंगी, फिर उसे प्राइसेस में ऐड करेंगे, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इस स्पाइरल के नतीजे में ये होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बन जाएगा। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो कि वक्त आने से पहले ही लोग चीज़ों की कीमत बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि जितने बिजनेसेस हैं उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में वो पहले से ही कंसीडर करते हैं कि इन्फ्लेशन होना है। मिसाल के तौर पे मुझे एक बिल्डिंग चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मैं बिल्डिंग डिमांड करता हूँ, तो रेंट कर लेन वाला जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट का एग्रीमेंट करता है, तो वो कहता है जी हर साल इसमें 10% इजाफा करूंगा रेंट में। पूछते हैं क्यों, तो वो कहता है जी इन्फ्लेशन नहीं होना। हालांकि इन्फ्लेशन किसी ने जाके पहले नहीं देखा, लेकिन लोग कबल अज़ वक्त ही कीमतें बढ़ा देते हैं। इसी तरह मैं कोई अकाउंटेंट रखता हूँ, वो CMA क्वालिफाइड है, वो कहता है जी अभी तो मैं सैलरी ले रहा हूँ आपसे 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया तो अभी मैं लूंगा, तो जनाब जब आप साल के बाद जब आप मुझे सैलरी हर 6 माह बाद, साल बाद
मेरी सैलरी में 15% इजाफा करेंगे। हम कहते हैं यार चलो ग्रोथ होगी स्किल्स में, को 5% की तो बात ठीक है 6 माह बाद, लेकिन 15% क्यों? वो कहते हैं जी 5% मेरी स्किल्स के लिए और 10% इसलिए कि जनाब जो इन्फ्लेशन होना है उसको कौन अकोमोडेट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्फ्लेशन को अकोमोडेट, तो इन्फ्लेशन होगा तो करोगे ना, लेकिन लोग इन्फ्लेशन आने से पहले ही अगर कीमतें बढ़ाना शुरू कर दें तो हम इसे कहते हैं ये है एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, इसके लिए मैंने, अच्छा एक और मसला भी है, बाज़ औक़ात हुकूमत के पास सैलरीज देने के लिए अपने स्टाफ को, अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं होते, वो ज़्यादा नोट छाप देते हैं, प्रिंटिंग मोर करेंसी। तो आपने अभी पढ़ा, अगर करेंसी नोट सर्कुलेशन में ज़्यादा डाल दिए जाए तो चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ज़ाहिर है ज़्यादा नोट आएंगे, ज़्यादा सर्कुलेशन में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ मुकाबला है गुड्स एंड करेंसी का, तो करेंसी बढ़ी तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस इन्फ्लेशन को हम कहेंगे ये है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, और इसकी वजह क्या है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जो कि डिक्रीज करेगी परचेजिंग पावर इन द इकोनॉमी, और परचेजिंग पावर जब कम होगी तो अल्टीमेटली इससे इन्फ्लेशन होगा। ये बात आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, डॉक्टर फिशर ने जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बनाई थी उसमें आपने ज़रूर पढ़ी होगी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो इसके अंदर उन्होंने कहा था बाय डबलिंग द मनी सप्लाई प्राइसेस आर डबल्ड एंड वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज बाय हाफ। तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आधी रह जाएगी। तो बड़े सिंपली इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। इस तरह से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया था कि जी ये आपका एक डायग्राम है, इस तरफ मनी सप्लाई है, इस तरफ प्राइसेस है, ये 45 डिग्री एंगल लाइन है, क्योंकि उन्होंने रेशियो के बराबर रखी थी तो ये आपका 45 डिग्री एंगल लाइन है। अगर आप मनी M1 है तो प्राइसेस M1 है, मनी अगर बढ़ाओगे M2 करोगे प्राइसेस भी डबल होके MP2 हो जाएंगे। तो मनी सप्लाई बढ़ाओ प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो मनी सप्लाई के बढ़ाने से प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने मॉनेटरी इन्फ्लेशन में पढ़ा है। अब यहाँ मैंने एक बड़ा अच्छा सा एक चार्ट स्टेटमेंट में इसको रिवाइज करने का तरीका बनाया था, और वो इस तरह से बनाया था रिवाइज करने का तरीका। जी जैन, आप जो है कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, प्लीज यू कैन से इन कमेंट्स बॉक्स, you can say in comment box please. I am watching webinar chat में आप बात कर लीजिए। I am listening then please. ठीक होगा बच्चों। अच्छा, तो देखिए मैंने एक बड़ा अच्छा तरीका इसमें सोचा था आपको रिवाइज कराने का, कि देखिए जैसे यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्कर्स सीक अबव इन्फ्लेशन पे रेजेस। पे राइजेस हो जाती हैं वर्कर्स की, कि वो अगर वर्कर्स की पे राइज हो जाती हैं, वर्कर सीक इन्फ्लेशन पे राइजेस, तो वर्कर जो है वो अपनी पे बढ़ा लेते हैं। तो वर्कर पे बढ़ाएंगे तो कौन सा इन्फ्लेशन होगा जी? वर्कर के बढ़ाने से कौन सा वर्कर की पे बढ़ाने से कौन सा इन्फ्लेशन होता है? तो वर्कर की पे बढ़ाने से सबसे पहले तो बात ये, फर्क किस पे पड़ेगा? अगर वर्कर की पे बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, वर्कर की पे बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। तो इसको बड़ी अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया है उसामा ने, और उसने कहा है, और जिक्र बिशारत ने और आमना सदाकत ने, सना जवेद ने
कि इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ग्रोथ ऑफ डिमांड इन द होम फॉर न्यू होम्स आउटस्ट्रिप द सप्लाई। एकदम से घरों की डिमांड बढ़ गई है और आप देख भी रहे होंगे कि नए नए टाउन्स में बहुत ज्यादा घर बन रहे हैं। तो अगर ये घर बन रहे हैं ज्यादा, तो ये कौन सा होगा जी? ये जो है डिमांड पुल है। आमना भी सही कह रही है, सना भी सही कह रही है, और जो है वो आमना सदाकत सही कह रही है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। रिटेलर हैव इंक्रीज प्राइसेस इन एडवांस। देखिए एडवांस का वर्ड पे गौर कीजिएगा, एडवांस में बढ़ा दी है इन्फ्लेशन टू बी पब्लिश नेक्स्ट मंथ, के अभी नेक्स्ट मंथ में होना है जो होना है, लेकिन उन्होंने पहले से ही बढ़ा दिया है। तो अगर पहले से कोई बढ़ा दे तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये वेज प्राइस वॉर है या ये एक्सपेक्टेशन है। तो मियां अरसलान भी सही कह रहे हैं, आमना सदाकत भी सही कह रही हैं कि कबल इस वक्त अगर कीमतें बढ़ाओगे, कीमतों का स्केड्यूल अगले मंथ पब्लिश होना है, आपने पहले से ही गड़बड़ कर दी है, तो ये एक्सपेक्टेशंस है। कॉपर प्राइसेस हैव मोर देन डबल्ड ऑन द वर्ल्ड मार्केट। कॉपर प्राइसेस डबल हो गई हैं वर्ल्ड मार्केट में, तो आप इसको क्या कह सकते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज कर गई? तो आप दो नाम दे सकते हैं इसको। कौन कौन से नाम दे सकते हैं जी? दो नाम दे सकते हैं इस इन्फ्लेशन को। एक तो कॉस्ट पुश ही हो सकता है, और एक आप इसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कॉपर बाहर से आ रहा था, कॉपर इंपोर्ट हो रहा था, इसलिए ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो ये आपके चारों सवाल। अच्छा, अब मसला ये है कि एक सवाल और करते हैं, जर्नल्स है कि इन्फ्लेशन हिट विच ग्रुप द हार्डेस्ट। तो देखिए इन्फ्लेशन सबसे हार्ड किसको हिट करेगा? तो यहाँ ए ऑप्शन है, आमना ने, मियां अरसलान ने, उसामा ने बताई है, सना ने भी आल दो ऑप्शन हमें भेजी है। तो ये जो ऑप्शन है ये कंसर्न है इसके साथ कि देखिए हम बात ये कर रहे थे, जो डिस्कस हम कर रहे थे वो ये है कि देखें एक आदमी की फिक्स्ड इनकम है और फिक्स्ड उसकी इनकम के दरमियान जो है प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब आमदनी फिक्स्ड है तो इसका मतलब है उसकी आमदनी बढ़ तो सकती नहीं, लेकिन कीमतें तो बढ़ गई। तो कीमतें बढ़ गई, आमदनी नहीं बढ़ी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये है इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन है? अल्टीमेटली डेट हिट द पुअर मैन, गरीब आदमी को बेचारे को हिट कर दिया, क्योंकि कीमतें बढ़ी, आमदनी तो बढ़ नहीं सकती। ठीक हो गया बच्चों? अब यहाँ पे आगे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके ऊपर? आगे बात हम कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? बिजनेस साइकिल्स। देखिए बिजनेस साइकिल्स एक इंटरेक्शन है, इज इंटरेक्शन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक में जो इंटरेस्ट है उसकी एक बुनियादी वजह है, और वो ये है कि बिजनेस साइकिल जो है ये इफेक्ट करते हैं इस तरह से कि रियल स्टोरी इसके पीछे ये है कि हर कौम ये चाहती है कि उसका जो जो बिजनेस है या उसका जो जीडीपी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो उनका जीडीपी है वो स्मूथली बढ़े, बिल्कुल स्मूथली बढ़े। लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान है ना, और इंसान कंप्यूटर नहीं होता, इंसान मशीन नहीं होता। इंसान में जज्बात होते हैं, वो इंफरादी तौर पे भी होते हैं और इज्तमाही तौर पे भी होते हैं। तो अगर इंसान में जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, तो अल्टीमेटली कभी वो बहुत पॉजिटिव होंगी और कभी वो बहुत नेगेटिव होंगी। लिहाजा यहाँ पर जो है प्रिवेल करेगा आपका बिजनेस साइकिल। तो क्या प्रिवेल करेगा? आपका बिजनेस साइकिल प्रिवेल करेगा। अब ये जो बिजनेस साइकिल है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ 4 फेजेस। ये आम तौर पे चलता है एक पीक से, इस पीक को हम बूम भी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं,
ठीक है जी, तो बूम भी कह सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें हम जो है, जिसको हम जो है यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल मिनिमम साइड है, तो इस कि ये पास ऑन, ये हम पीक में है, यानी हमारा डाउनफॉल शुरू होगा तो पता चलेगा पीक में थे, और रिवाइवल शुरू होगा या रिकवरी तो पता चलेगा अच्छा पिछला फेज डिप्रेशन का था। और हमेशा याद रखें, हम जब डिस्कस करते हैं तो हम एक्सट्रीम किस्म के पीक और डिप्रेशन डिस्कस करते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में अक्सर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इकोनॉमी को डिप्रेशन में बिल्कुल जाने से पहले रोक लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े डिप्रेशन में, और बहुत बड़े बूम में जाने से भी रोक लेते हैं, क्योंकि जितना बबल बड़ा बनेगा उतना फटेगा, और जितना ऊंचे जाओगे उतना धड़म से गिरोगे। लिहाजा बहुत बड़े बूम में भी नहीं जाने देते, बहुत बड़े डिप्रेशन में भी नहीं जाने देते। तो इकोनॉमी जब नीचे जा रही होती तो अक्लमंदी का तकाजा ये कि उसको रोको, नीचे ना जाने दो, ऐसे मैयर लो। जब ऊपर जा रही तो ऐसे मैयर लो कि इसको बहुत ऊपर ना जाने दो। यानी अच्छा, इसमें दो मिसकॉन्सेप्शन। एक मिसकॉन्सेप्शन ये कि कहते हैं कि हम बिजनेस साइकिल खत्म कर देते हैं, खत्म नहीं हो सकता, इसकी शिद्दत कम हो सकती है, ये खत्म नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, बूम से वापस बूम में नहीं जाते, क्योंकि टाइम कभी वापस नहीं आता। यहाँ टाइम के एतबार से जीडीपी हो रहा है, लिहाजा टाइम वापस नहीं आता। ये दोनों बातें मिसकॉन्सेप्शन है आपका। लिहाजा बिजनेस साइकिल जो है विद इन सम लिमिट्स रहता है, हम विद इन लिमिट्स जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही इसका सोल्यूशन है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब यहाँ पे जो बात बड़ी अहम है उसके ऊपर चलते हैं सबसे पहले, कि हर फेज के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, हर फेज के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले बूम को देख लेते हैं। बूम एक ऐसी स्टेज है, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने आपको अभी इसकी डेफिनेशन से रिलेट नहीं किया। देखिए, बिजनेस साइकिल एक इंटरेक्शन है, बिजनेस साइकिल इज एन इंटरेक्शन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड, good and bad business activity. Good business activity is boom, peak or prosperity. Bad business activities, depression or recession. So this is what you call. So this is interaction. Interaction यानी अगर गुड हुई है तो फिर बैड भी होगी, अरूज है तो सवाल भी आएगा। ठीक है, तो गुड एंड बैड दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना जी। तो दिस इज व्हाट यू कैन से, कि कहते हैं हर अरूज को जवाल है, हर जवाल को अरूज है, इसलिए इंटरेक्शन है गुड एंड बैड का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अरूज का नाम लिया आप किसी अरूज की तरफ सोचना शुरू कर दें, आप यहाँ रहिए अपने टॉपिक में। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप बात करें बूम, बूम के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। बूम के करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि बूम में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं तो अल्टीमेटली डिमांड बहुत हाई होगी। डिमांड के हाई होने से दो इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक तो प्रोडक्शन हाई कर दी जाएगी जिससे जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। यानी हो सकता है कि एक अच्छा बूम जो है वो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले जाए, एक अच्छा बूम आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे ले जाए, ये हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जब डिमांड हाई है तो प्राइसेस भी हाई होंगी, प्राइसेस हाई होंगी तो इन्फ्लेशन होगा। इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा याद रखना है कि बूम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बूम के अंदर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि बूम में इन्फ्लेशन होता है। बूम में इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस हाई होती हैं।
तो बूम में इन्फ्लेशन होता है। हाँ, अलबत्ता एम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी हाई होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी हाई होता है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी हाई लेवल पे होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकते हैं हम, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन हाई है, इसी वजह से तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे गए थे हम। लेकिन बहरहाल ये फेज टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फेज ख़त्म हो जाएगा। फेज ख़त्म होने की वजह क्या बनेगी? फेज ख़त्म होने की वजह ये बनेगी कि पैसा अंधाधुंध डिमांड किया जाएगा। और आप ये जानते हैं कि जब मनी डिमांड बढ़ती है, ये आपका मनी सप्लाई कर्व है, जो फिक्स होती है आमतौर पर मनी सप्लाई, यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। होता ये है कि इस बूम की वजह से कंज्यूमर भी ज़्यादा पैसा मांगता है और इन्वेस्टर भी, यानी बिजनेसेस भी। तो मनी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मनी डिमांड के ज़्यादा होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। मनी डिमांड के ज़्यादा होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, I0 से I1 या I1 से I2। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का अपोजिट रिलेशनशिप होता है। तो इसके टूटने की वजह क्या बनी? इसके टूटने की वजह ये बनी कि मनी डिमांड बहुत हाई थी। मनी डिमांड के हाई होने की वजह से कंज्यूमर भी ज़्यादा मनी मांग रहा है बैंकों से, और इन्वेस्टर या बिजनेसेस भी ज़्यादा मनी मांग रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शरह सूद के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम कर दी जाती है। इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो गई, आपका ये फेज ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, आपका ये फेज टूट जाएगा। जब आपका ये फेज टूट जाएगा तो अल्टीमेटली आप किस में चले जाएंगे? रिसेशन में। रिसेशन में आपकी एक्सपेक्टेशंस फॉल करना शुरू कर देंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, जिसके साथ साथ प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल भी लगना शुरू हो जाएगी, और प्रोडक्शन लेवल भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, और इसके ऊपर कोई अच्छा मैयर ना लिया गया, तो हम पहुंच जाएंगे एक एक्सट्रीम किस्म के डिप्रेशन में। एक्सट्रीम किस्म के डिप्रेशन में जब हम पहुंचेंगे और डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि एक्सपेक्टेशंस आर वेरी लो। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगी। उसके बाद डिमांड इज़ वेरी लो, डिमांड बहुत लो हो जाएगी। डिमांड लो हो जाएगी तो प्राइसेस गिरेंगी, इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि बूम में इन्फ्लेशन होता है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। लेकिन जो आपका डिप्रेशन है, डिप्रेशन में डिफ्लेशन होता है, यानी कीमतें गिर जाती हैं। डिफ्लेशन होता है, कीमतें गिर जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि बूम में इन्फ्लेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन डिफ्लेशन में, डिप्रेशन में आपके पास डिफ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है। एनीवे, अब यहाँ पे एक सवाल है जो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, अभी नहीं। तो देखिए, इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल लो हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, और प्रोडक्शन लेवल भी लो हो गया। अब सवाल जो है वो ये हो सकता है, सवाल ये हो सकता है कि देखिए, जब आप जो है एक तरफ कहते हैं कि जनाब इन्फ्लेशन होता है बूम में, और अनएम्प्लॉयमेंट होती है डिप्रेशन में, तो आपकी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही इकट्ठे हैं।
आपकी इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही इकट्ठे हैं। असल में बिजनेस साइकिल जिस दौर का फिनोमिना है, ये उसके बाद फिनोमिना पहले एशिया में प्रिवेल किया, फिर पूरे वेस्टर्न यूरोप में, और फिर पूरे यूरोप में फैल गया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये जो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं ये खत्म ही नहीं होते। जाहिर है इनमें वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ रद्दोबदल की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है, ख्यालात बदलते हैं, हर वॉर के बाद इकोनॉमिक मॉडल बदल जाते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसको हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं। बिजनेस साइकिल इसको कवर नहीं करता, जाहिर है हर मॉडल हर फिनोमिना कवर नहीं करता। ये फिनोमिना जो है ये कहलाता है स्टैगफ्लेशन। ये फिनोमिना कहलाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेशन स्टैग्नेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और इन्फ्लेशन से फ्लेशन का वर्ड लिया तो ये फिनोमिना बन गया स्टैगफ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन टुगेदर इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हम इस बिजनेस साइकिल में डिप्रेशन कैसे खत्म होगा। डिप्रेशन इस तरह खत्म होगा कि जब मनी डिमांड बहुत कम हो जाएगी, मनी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। पैसा कोई डिमांड ही नहीं कर रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सिचुएशन ये राइज कर सकती है कि लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ानी शुरू कर दें, लोग कारोबार पे पैसा लगाना शुरू कर दें। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी हम इस प्रॉब्लम से निकलते जाएंगे और हम चले जाएंगे रिवाइवल में। रिवाइवल में जब हम पहुंचेंगे, जिसको आप रिकवरी भी कह सकते हो, रिवाइवल भी कह सकते हो, तो रिवाइवल में जब आप पहुंचोगे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगी, डिमांड इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, और प्राइसेस भी थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बेटर होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसके साथ साथ आपका प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप इस फिनोमिना से निकल के आप एक न्यू बूम में चले जाएंगे। इस तरह ये बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें 7 साल भी लग सकते हैं, इसमें 15 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट ईयर्स का डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने कहा है। उसका एनालिसिस ज़ाहिर है आप स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा डिफरेंट इकोनॉमी का, तो उनका जीडीपी कब कम हुआ और कैसे कैसे फिर बढ़ा। यहाँ पे एक सवाल है आपके सामने, सवाल ये, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस डिमांड, फॉलिंग हाउस होल्ड इनकम, लो बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट आर एसोसिएटेड मोर स्ट्रांगली विच ऑफ द फॉलोइंग। के ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, डिमांड बड़ी रिड्यूस हो चुकी है, इनकम लेवल बहुत कम है, लो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, तो ये कौन सी सिचुएशन है। तो हम देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं हमें। तो बच्चों में से मोस्टली जवाब आना शुरू हो गए हैं। फैज़ी कह रहे हैं, आमना सदाकत कह रही हैं, सना जवेद कह रही हैं कि डी ऑप्शन लेना चाहिए, जिसको हम रिसेशन का नाम देते हैं, रिसेशन का नाम देते हैं। तो ये आपका रिसेशन हो जाएगा। दूसरा सवाल है, मेन डिटर्मिनेंट ऑफ लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। मेन डिटर्मिनेंट क्या है बिजनेस लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का? तो मेन डिटर्मिनेंट जो है दिस इज वी कॉल्ड जीडीपी। आप सब बच्चे जानते हैं कि जीडीपी जो है ये मेन डिटर्मिनेंट है, बल्कि हमने बिजनेस साइकिल जब पढ़ा था तो आपको याद होगा हमने जीडीपी से ही अंदाजा लगाया था। तो लिहाजा यू कैन से इट्स जीडीपी एंड इज राइट आंसर गिवन बाय द आमना सदाकत। अब चलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, तो हम सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, जॉब तलाश करने वाले, और नंबर ऑफ जॉब्स में आपस में मैच ना हो, इनमें कोई तवाज़ुन ना हो। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो कम हो जाएं और नंबर ऑफ जॉब सीकर ज़्यादा हो जाए। तो यू कैन से इज़ वेरी सिंपल, जॉब्स सीकर, जॉब तलाश करने वाले ज़्यादा हैं और जॉब्स निस्बतन कम हैं, तो इस चीज़ को आप अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। इसका एक और आसान तरीका भी है कि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाए,
डिमांड ऑफ लेबर से, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो जाए डिमांड ऑफ लेबर से। तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो जाए डिमांड ऑफ लेबर से, तो इसको आप अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में आप ये कह सकते हैं कि एक और भी फिनोमेना होता है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है कि आपकी जो जॉब है वो अकॉर्डिंग टू आपकी एबिलिटीज और स्किल्स ना मिली हो, तो इसको भी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। कि जैसे एक बंदा जो है वो पायलट है, लेकिन वो पायलट की बजाय किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। एक बंदा इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन वो जो है खेतों में हल चला रहा है। तो बज़ाहिर तो जॉब है, लेकिन उसकी स्किल्स के मुताबिक जॉब नहीं है। तो अगर स्किल्स के मुताबिक जॉब नहीं, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है। या आप ये कह लीजिए कि लोग साल में 2 महीने काम करते हैं, जैसे कि सर्दियों में जो है कॉफ़ी बेच ली, गर्मियों में जो है आइसक्रीम बेच ली, तो बाकी सारा साल फारिग है। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे मुल्क में इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। टेलरिंग का काम देख लीजिए, स्टिचिंग का। ईद आती है, क्रिसमस आता है, तो इतने मसरूफ़ होते हैं हमारे टेलर, लेकिन जैसे ही क्रिसमस और ईद निकल जाती है, उसके बाद वो फारिग बैठे होते हैं। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम अपने मुल्क में भी देखते हैं। तो चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सबसे पहली टाइप तो बिजनेस साइकिल से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसको लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, या एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी इसको कहते हैं। इसको चूंकि केन्स ने ज़्यादा डिस्कस किया था, केन्स मेरे फेवरेट इकोनॉमिस्ट भी हैं, कनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। असल में केन्स को मैं बहुत लाइक करता था, और इसी की वजह से मैंने मास्टर्स एक इकोनॉमिक्स में भी किया था। तो लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड या कनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट भी आप इसको कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, कनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी प्रिवेल करती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसका ताल्लुक बिजनेस साइकिल के साथ है। देखिए, आप सब बच्चे जानते हैं कि बिजनेस साइकिल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर स्ट्रक्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, फिर सीजनल है, और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सेड टू एग्जिस्ट व्हेन, अनएम्प्लॉयमेंट कब एग्जिस्ट करती है? आप सब सोचिए। बिल्कुल ठीक है जवाब आपका, जब लेबर सप्लाई एक्सीड कर जाए लेबर डिमांड से। महाशाहिद, आमना जफर, मियां अरसलान, ठीक है, फसी, इन तमाम बच्चों का जवाब जो है मैं ठीक मान लेता हूँ कि व्हेन लेबर सप्लाई एक्सीड द लेबर डिमांड, कि सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए। सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है, डिमांड ऑफ लेबर, तो हम इसको जो है वो कह सकते हैं कि दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, विच इज कॉल्ड केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में कमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है। लिहाजा इसकी वजह से आप ये कहते हैं कि गुड्स रिमेन अनसोल्ड, चीजें अनसोल्ड रह जाती हैं, मजीद वर्कर हायर नहीं किए जा सकते। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम साइक्लिकल
अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, हम इसको केनेजियन की जाए, नए नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट शुरू कर दे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, और इस व्यू को हम कहते हैं ये है केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन ये है। तो ये केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आगे आ जाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। केनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आई थी या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आई थी? जब बिजनेस साइकिल हर दफा रिसेशन में जाएगा तो रिसेशन में जाती बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, और जब रिकवरी में आएगा या रिवाइवल में आएगा तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स में बुला लिया जाएगा। तो इसलिए ये साइक्लिकल है, बिजनेस साइकिल के साथ चलती है। तो एक बिजनेस साइकिल का अरसा अगर 7 साल हो तो तकरीबन इसका रिवाइविंग पीरियड कम से कम मिनिमम 3 साल होता है। एक जॉब से आपको निकाला गया, फिर आपको उस जॉब पे दोबारा बुला लिया गया जब भी रिकवरी हुई। तो इस तरह की सिचुएशन को हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और दूसरी आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे जब जाने लगते हैं तो एक जॉब से आप निकल जाते हैं, दूसरी जॉब टेक ओवर करते हैं, तो इसके दरमियान एक गैप आ जाता है, एक लेग आ जाता है, टाइम लेग आ जाता है, यानी वक्त का एक गैप आ जाता है। तो हम इसको कहते हैं ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आपने जॉब छोड़ी जून में, अगली जो जॉब आपने तय की थी उन्होंने आपको बुलाया है अक्टूबर में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने आपको घर में गुजारने, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हर वक्त इकोनॉमी में किसी न किसी सूरत में रहती है। आमना का सवाल है कि रिसेशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। देखिए बड़ा सिंपल सा मैंने आपको भी बताया। रिसेशन होता है जब हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी ये बिल्कुल बुरी हालत है डिप्रेशन, और उस तक पहुंचने के दरमियान जो डिक्लाइनिंग फेज आ रहा है, डिक्लाइनिंग फेज, वो रिसेशन है। जब इकोनॉमी गिर रही है वो रिसेशन है, जब गिर चुकी है वो डिप्रेशन है। अच्छा बच्चों, अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी बात हुई थी, साल में कुछ महीने आपको काम मिलता है, कुछ महीने नहीं मिलता। जैसे एग्रीकल्चर है, शुगर इंडस्ट्री, टेलर्स वगैरह, इनका वक्ती तौर पे काम होता है 6 माह 4 माह, बाकी साल ये फारिग रहते हैं, तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जब इकोनॉमी के एक खास यूनिट खत्म हो जाता है, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आपकी इकोनॉमी का। जैसे शिपिंग में अब वो जॉब नहीं रही, उसकी वजह शिपिंग में क्रेन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, अब चीज को उठा के लादना नहीं है हमने किसी शिप पे, लिहाजा ये स्ट्रक्चरल चेंज है इकोनॉमी का। इसी तरह हमारे यहाँ बेकरी खत्म हो गई है। अब बेकरी जो है वो कॉन्टिनेंटल बेकरी है, यानी जो जो हम बटर क्रीम पेस्ट्री खाते थे, बटर क्रीम केक खाते थे, खत्म हो गया। अब वो जो है वो आ गया है कॉन्टिनेंटल केक, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। इसी तरह आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता टेलर शॉप कम होती जा रही है। अब टेलर शॉप आपको मिलेंगी मेन मार्केट में, चंद एक जो सूट सीते हैं, बाकी तमाम काम जो है रेडीमेड पे चला गया है कि लोग रेडीमेड कपड़े लेते हैं और पहनते हैं, वेस्टर्न ट्रेंड। ये स्ट्रक्चरल चेंज है। तो इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी बदलने से या स्ट्रक्चर के बदलने से कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं ये टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसके लिए फंडिंग करनी चाहिए, लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि वो, और उनको इंडस्ट्रीज को एडवाइस करनी चाहिए, और इसके साथ साथ बिजनेस स्टार्टअप एडवाइस देनी चाहिए ताकि बेरोजगारी हो ही ना, और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें बिजनेस की तरफ लाया जा सके, और इम्प्रूव करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ताकि ये बेरोजगारी पैदा ही ना हो। और एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको आप कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। अब रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों प्रिवेल करती है? जब आपके मुल्क में लेबर यूनियन की वजह से या गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट बढ़ा दिया है, तो गवर्नमेंट के मिनिमम वेज रेट बढ़ाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को आप कहते हैं ये हमारी रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है।
ये हमारी रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है। मकसद है लेबर यूनियन और गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी किसी मजदूर को 18,000 से कम तनख्वाह नहीं दी जा सकती। अब इंडस्ट्री इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसके पास इतनी कॉस्ट बेयरिंग नहीं है, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने 3-4 ऑप्शंस लिए। जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन कॉपी किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम given to unemployment which is a result of aggregate demand in the economy being too small to create opportunities for all of those who are willing and able to work। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस वजह से पैदा हो कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो जी, तो एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट आई है तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को आप जो है वो क्या नाम देंगे? इस अनएम्प्लॉयमेंट को आप नाम देंगे बी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आमना सही है, आमना जफर भी, आमना सदाकत भी, कि इसको हम बी ऑप्शन देंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा बच्चों, अब इसी तरह का एक सवाल और मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप इसको समझ सकें, और वो ये है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग which of the type of unemployment is being described the following statement: a worker loses job because of introduction of new technology। नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने से एक वर्कर की जॉब चली गई, तो हम इसको क्या कहेंगे? जी शाबाश। तो नई टेक्नोलॉजी के आने से अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई है तो सही कह रही हैं आमना और सना जावेद, निदा जैनब के इसकी जो है हम इसको कहेंगे ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट्स अ टाइप ऑफ वी कॉल्ड स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज ए। बी, after the Wall Street crash, millions of Americans unable to find job। वॉल स्ट्रीट क्रैश से बहुत सारे अमेरिकन अनएम्प्लॉयड हुए। जी शाबाश बच्चों। फ्रिक्शनल नहीं है, ये पूरा एक लॉन्ग टर्म साइक्लिकल मसला आया है, तो लिहाजा इसको आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। पूरी इकोनॉमी क्रैश हुई है, पूरी इकोनॉमी क्रैश करके डिक्लाइन पे गई है, लिहाजा ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब इन कार इंडस्ट्री have been reduced due to strong union and high wages। जी शाबाश। आप तीनों पे सोचिए, तीनों का जवाब देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपका ये जो मसला है कि कार इंडस्ट्री में लेबर यूनियन की वजह से जो वेजेस बढ़ी हैं, हम इसको कहेंगे ये आपका जो है ये रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। और जो आपका ये डी है मैनेजमेंट अकाउंटेंट जस्ट बीइंग मेक रिडंडेंट ड्यू टू स्टार्ट ऑफ न्यू जॉब्स इन 3 weeks टाइम, ये फ्रिक्शनल है।
क्योंकि वो एक नई जॉब पे जा रहा है अगले 3 वीक में, और अगले 3 वीक में वो नई जॉब शुरू करेगा, तो ये जो है इसको आप कहोगे ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वाइल बार स्टाफ आउट ऑफ वर्क इन नवंबर, तो हर नवंबर में है, क्योंकि हर नवंबर में ऐसा हो रहा है, लिहाजा ये क्या है, ये आपका जो है ये है सीजनल, तो इसको आप कहेंगे ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं ये जो बाकी के सवालात हैं ये मैं आपको ऐसे ही सेंड कर दूंगा आंसर समेत, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा इनको, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं करवा देता हूँ जो ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेस प्रेशर फॉर गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैक्सेस। तो ऐसा नहीं होता, असल में होता ये है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा प्रेशर होता है टैक्स पे, क्योंकि सबको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना होता है। रिडक्शन इन आउटपुट ये तो होगी, जब जाहिर अनएम्प्लॉयड है, लोग, जॉब मिल नहीं रही, तो रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। और ग्रेटर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये भी ठीक है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे आएगा जी, जब आप कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसा ही नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट से इन्फ्लेशन नहीं होगा। ये मैं आपको सेंड कर दूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिस्कल पॉलिसी। देखिए फिस्कल पॉलिसी अगर आप कहें क्या है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की 2 या 3 पॉलिसीज हैं, एक फिस्कल पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी कहलाती है द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी हुकूमत जो है वो पैसा कहाँ से लाएगी और कहाँ खर्च करेगी, फ्रॉम वेयर अ गवर्नमेंट कलेक्ट द मनी एंड वेयर इट इज कंज्यूम। आप जानते हैं गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कहाँ से आती है, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो टैक्स से आती है, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से आती है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे करती है, जाहिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हमारी डेवलपमेंट पे। सो गवर्नमेंट अर्न फ्रॉम टैक्सेस एंड मेक एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट का ये मसला कि पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, हम इसे कहते हैं ये है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग प्लान, यानी उनका टैक्सेशन और स्पेंडिंग प्लान जो है वो क्या है, दैट इज वी कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसी, द गवर्नमेंट प्लान ऑफ यू कैन से मेकिंग एक्सपेंडिचर एंड वेयर टू इन्वेस्ट। देखिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस क्यों लगाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं जानना। गवर्नमेंट टैक्सेस इसलिए लगाती है कि रेवेन्यू मिले, टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है कि अमीर से लेके गरीब पे खर्च करे, दौलत की दोबारा तकसीम की जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, ठीक है जी। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है कि जो एक्टिविटीज सोशली अनडिजायरेबल है उन्हें रोका जाए, कि आप गलत जगह पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पहले ही बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ उस इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ा देते हैं, ताकि वहाँ पे आप इंडस्ट्री ना लगाएं, किसी और जगह लगा लें। गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों पर भी टैक्स लगाती है जिनकी सोशल कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है, जिसकी सोशल कॉस्ट ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर लोग सिगरेट पीते हैं, लंग्स खराब होते हैं, तो सिगरेट पे टैक्स लगाना चाहिए। और मेरे नज़दीक तो सिगरेट पे इतना टैक्स होना चाहिए कि एक सिगरेट की स्टिक पे, एक सिगरेट पे 100 रुपए टैक्स होना चाहिए। इसके 2 फायदे। अच्छा, आप कहेंगे इससे लोग सिगरेट जो है वो जो भी होगा बुरा ज्यादा है, नहीं ज्यादा। उसकी वजह ये देखिए, सिगरेट क्यों लोग पीते हैं, ताकि मुआशरे में वो मुनफरिद नजर आए, तो इससे उन्हें स्टेटस मिलेगा, वो नाराज नहीं होंगे, वो खुश होंगे कि आपने सिगरेट पे 100 रुपया टैक्स लगाया है। तो अब जब मैं सिगरेट हाथ में पकड़ूंगा, लोग कहेंगे हाँ यार भट्ट साहब सिगरेट पी रहे हैं, जट साहब सिगरेट पी रहे हैं, क्या बात है, सिगरेट तो अमीर आदमी पीता है। तो 100 रुपये टैक्स होना चाहिए एक सिगरेट पे। यानी मेरे नज़दीक गोल्ड लीफ की एक डब्बी में 20 सिगरेट है और वो बेची जा रही है गालिबन 200 रुपये की, तो एक सिगरेट पे 10 रुपये टैक्स लगाएं तो ये 400 रुपये टैक्स लगाएं तो ये 2200 रुपये की बिकेगी। ये बिल्कुल जायज है।
तो यहाँ सिगरेट छोड़ दो, या आपने स्मोक करना है तो फिर जरा स्टेटस से पियो, फिर आप पियोगे तो जरा थोड़ा सा धमाल भी होगा, यहाँ भी कोई सिगरेट पी रहा। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक और मकसद ये भी होता है टैक्सेशन पॉलिसी से कि अपनी इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से बचाएं। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में एक चीज़ महंगी है, दूसरे मुल्क में सस्ती है, वो दूसरे मुल्क की चीज़ जब आएगी हम उस पर टैक्स लगा देंगे ताकि उसकी कीमत भी हमारी कीमत के बराबर आ जाए। और एक मकसद ये भी होता है कि हम एग्रीगेट डिमांड में कुछ रद्द बदल कर सकें, इसलिए भी हम टैक्स लगाते हैं। टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम पे लगा हुआ है, जो आपकी प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है। हम इसको वेल्थ टैक्स भी कह सकते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये आप डायरेक्ट जाके स्टेट बैंक की ब्रांच में जमा करा के आते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो टैक्स साबुन की टिकिया पे लगा हुआ है, जो टैक्स जो है वो लगा हुआ है आपके जो है चाय की पत्ती पे, चीनी पे, हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर टैक्स पहले जाता है सेलमैन के पास, ब्रोकर के पास, मर्चेंडाइजर के पास, फिर जाता है होलसेलर के पास और फिर जाता है हुकूमत के पास, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको लोग दूसरे अल्फाज में जो है वो सेल्स टैक्स भी कहते हैं। और सेल्स टैक्स का दूसरा नाम जो है वो बकरी टैक्स भी है। वैसे मैं इसको बकरी टैक्स कहता हूँ, लेकिन बेसिकली ये बिक्री टैक्स है, जितनी बिक्री होगी उतना टैक्स देना होगा, बिक्री सेल। बकरी टैक्स मैं इसलिए कहता हूँ कि इससे आवाम को बकरी बना दिया जाता है, लिहाजा ये बकरी टैक्स है। अच्छा, अब डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। इसमें 3 डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि रिग्रेसिव कब होगा, प्रोपोर्शनेट कब होगा और प्रोग्रेसिव कब होगा। कहते हैं कि इसकी 3 सूरत हाल होती हैं। एक सूरत हाल ये होती है कि अगर टैक्स जो है वो यहाँ टैक्स रेट लिख देता हूं, यहाँ पे इनकम लिख देता हूं। अगर इनकम बढ़ रही है और टैक्स भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये सबसे अच्छा टैक्स है। जिसकी इनकम ज्यादा है उससे टैक्स भी ज्यादा लेना है। लेकिन अगर इसके बरक्स किया जाए, वो क्या कि जिसकी इनकम कम है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाए और जिसकी इनकम ज्यादा उससे कम टैक्स लिया जाए, तो इसको हम कहेंगे रिग्रेसिव टैक्स। मतलब इनकम ज्यादा है तो टैक्स कम देना है, मोर इनकम लेस टैक्स, ये रिग्रेसिव है। आप कहेंगे सर ऐसा कभी हुआ है? जी बिल्कुल होता है। हर वो टैक्स जो किसी प्रोडक्ट पे फिक्स है वो रिग्रेसिव टैक्स है। मिसाल के तौर पे 1 kg चाय की पत्ती पे एक दिन मैंने पैकेट खरीदा, और वो चूंकि मैं एक पैकेट खरीदा तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसके ऊपर जो टैक्स है वो तकरीबन 300 रुपये सेल्स टैक्स। 1 किलो चाय की पत्ती पे 300 रुपये सेल्स टैक्स। अब एक अमीर आदमी चाय की पत्ती जो है उसकी इनकम का 1% है, वो अपनी 1% पे 300 पे कर रहा है। और गरीब आदमी जो है उसकी इनकम के 300 रुपये निकालते हो, 10,000 अगर उसकी इनकम है तो ये उसकी इनकम का अगर आप देखते हो 10,000 में से आप 300 निकालते हो
तो ये तकरीबन उसकी इनकम का 1.1% है। तो आप गरीब से ले रहे हो कितना, 1.1%, ठीक है जी। या आप कहते हो 9,000 कर देता हूँ, पूरा 9,000 करूंगा तो फिर 1% बन जाएगा, तो उससे 1% लिया गरीब आदमी से, और जिसकी आमदनी 90,000 है उससे इशारिया 1%। तो इसका मतलब अमीर से कम और गरीब से ज्यादा, तो इसको हम रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। लेकिन अगर ये बिल्कुल एक फिक्स रेशियो से लगाए जाते तो फिर ये प्रोपोर्शनेट टैक्स होते। प्रोपोर्शनेट टैक्स, तो ये तीनों तरह के टैक्स हैं, ये चार्ज किए जाते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड जो है वो आप कह सकते हो इसको तो आज काफी गोथिक टॉपिक रहा, तो मैं आज टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। कल इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। कल हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ये सारे टॉपिक्स कल इंशाल्लाह सम अप कर देंगे। तो आप बच्चों से इल्तमास है कि कल का लेक्चर ना छोड़िएगा, बड़ा अहम लेक्चर होगा इंशाल्लाह। और आज के लेक्चर में चूंकि प्रीवियस थोड़ा सा व्यू भी था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं था कितना मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं ये चाहता था कि सारे बच्चे, और उस दिन बच्चे तादाद में बड़े कम आए थे क्योंकि ईद से पहले लास्ट लेक्चर था, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स वाज देयर, तो इसलिए मैंने ये सारा रिव्यू भी करा दिया है और इसका रिदम भी बना दिया। कल मैं इसकी सारी तफसील आपके सामने रख के इसको वाइंड अप कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर आपका कैसा रहा, आपसे कमेंट्स ले लेते हैं। तो लेट्स मी सी द कि आज का आपका लेक्चर जो है वो कैसा रहा, शाबाश। तो वलीद बेग सेंडिंग मी स्माइल फेस एंड निदा से गुड, सना जवेद से ग्रेट, एनीबॉडी एल्स, सलमान से गुड। I know that there was 36 student was online, please let me know. आए बड़ा मुश्किल सवाल पूछा, सिलेबस कब ख़त्म होगा? सिलेबस बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, 110% गिवन बाय मियार सलाम। सो सिलेबस अपने वक्त पे ख़त्म हो जाएगा जी, सिलेबस विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स इंशाल्लाह, नेक्स्ट 2 वीक्स इंशाल्लाह विल गोइंग टू फिनिश इट। ठीक है, आई विल गो अ फिनिशिंग टच वेरी सून जी, बहुत जल्दी हम इसमें फिनिशिंग टच दे देंगे इंशाल्लाह, तो यू विल सी दैट। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। तो अब 5-7 मिनट रह गए, लेकिन ये जो 5-7-10 मिनट है इसमें मैं अपना कोई चीज़ फिनिश नहीं कर पा रहा। अगला मेरा टॉपिक बजट का है, बजट के बाद मेरा टॉपिक जो है